हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा यूपीएससी पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो, इससे पहले जो है हम लोग ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी जो बुक हमारा चल रहा है क्लास 9th का, उसमें हम लोग 3rd चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये आज हमारा नेक्स्ट यानी कि उसका 4था चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। फिर भी अगर हम बात करें प्यारे मेरे भाई, तो आप लोगों के लिए जो है ये प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन आपको देकर गया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चंस को अच्छे से लगाया होगा और आपसे ये क्वेश्चंस सॉल्व भी हुए होंगे। राइट, आज हम बात करेंगे इस क्लाइमेट के बारे में, जो हमारा भारत का जलवायु है। आप थोड़ा भी टेंशन ना लो, हम बिल्कुल क्लियर करेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है और साथ ही साथ आपका ये वेदर क्या होता है और मानसून क्या होता है। ये सभी को हम लोग अच्छे से एकदम से कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि क्लाइमेट होता क्या है। ओके, देखो, अगर हम यहां से पढ़ें तो कह रहा है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि के कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम नहीं, मतलब अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए वह समय अवधि, वो टाइम पीरियड में मौसम की अवस्था जो होता है तथा उसके अंदर आने वाली मौसम में जो विविधताएं जो होती है, उसके कुल योग को ही हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं या जलवायु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वेदर यानी कि मौसम। देखो, जो ये मौसम है वो एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, एक विशेष जो है समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है मौसम। मौसम तथा जलवायु के जो तत्व हैं, जो इसके तत्व हैं, जैसे कि आपका होता है ये तापमान, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए ये तत्व एक ही होते हैं। फिर कह रहा है कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदल जाती है। ये आप खुद भी फील कर रहे होंगे कि जो मौसम की स्टेज है, जो अवस्था है, वो एक दिन में आपको कई बार अलग अलग प्रकार के मौसम आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को हम ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित करते हैं। ओके, तो ये कुछ आपने यहां तक देखा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको कहां पे कौन ऐसे लाइन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि मानसून के बारे में थोड़ा सा बताएगा आपको। ये क्लास 9वीं की एनसीईआरटी कह रहा है कि इस शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वो अरबी शब्द मौसम से हुआ है, यानी कि मानसून शब्द का जन्मदाता जो है, पिता जो शब्द है वो अरबी का मौसम है। मौसम मत समझना, मौसम कह रहे हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ठीक है, ओके, वेट करेंगे, थोड़ा वेट। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। ओके, अब देखो, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून का जो अर्थ है, मानसून कहने का तात्पर्य जो है ये है ये कि एक वर्ष के दौरान जो है वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है, ये मानसून है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका मानसून है। ओके, चलो, अब देखो, कह रहा है कि भारत की जो जलवायु है को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा मतलब भारत का, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भारत, ठीक है, ये भारत किसी और का थोड़ी है, हमारा ही है ना। तो इसका जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु होता है। अब मानसूनी जलवायु कैसा? कि वर्ष के दौरान जो है वायु की दिशा में, किसके?
वायु की दिशा में, वायु की डायरेक्शन में, एक वर्ष के अंतर्गत, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वायु की, जैसे वायु चले उसी के डायरेक्शन में ऋतु के अनुसार जब परिवर्तन होता है उसे हम मानसून कहते हैं। और आप भली भांति जान रहे हैं कि हमारे भारत में ऋतु के अनुसार ही हमारा ये क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत का जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। देखो कह रहा है कि एशिया में इस प्रकार की जलवायु जो है मुख्यतः आपका जो है यहाँ पे दक्षिण तथा दक्षिण पूरब में पाई जाती है। बिल्कुल देखो दक्षिण तथा दक्षिण पूरब में कहने का तात्पर्य क्या है, मैं कुछ डायरेक्शन की ज्ञान दे दूं आपको तो शायद आप कहोगे कि चलो भाई अच्छा ही किया। देखो ये है डायरेक्शन की कुछ चीजें जो आप देख सकते हो। पहले हम लोगों ने क्या किया, टॉप टू बॉटम लाइन खींचा, फिर राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाला जो सिरा होता है ये वाला, ये आपका नॉर्थ कहलाता है, राइट, और नीचे वाले को हम साउथ कहते हैं। यहां इधर राइट वाले को हम ईस्ट कहते हैं, बिल्कुल हम इधर ईस्ट वाले को, राइट वाले को ईस्ट कहते हैं, और लेफ्ट वाले को वेस्ट कहते हैं। वेस्ट मतलब पश्चिम, ओके। देखो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तर दिशा, राइट, इसे हम दक्षिण कहेंगे, दक्षिण कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, पूरब कहेंगे, और इसे हम पश्चिम कहेंगे। लेकिन भैया ये तो चार ही डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप क्या कह रहा है कि दक्षिण पूरब। अब दक्षिण पूरब क्या है, देखो ये डायरेक्शन का ज्ञान आपको, आप रीजनिंग का जब तैयारी करोगे ना सी सेट के लिए, तो वहां पे भी ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट करके एक टॉपिक होता है जहां पे आपको इसकी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। देखो तो ये कह रहा है कि दक्षिण पूरब, देखो चार डायरेक्शन, चार दिशाएं तो होती है, लेकिन साथ ही साथ चार और ऐड कर लो। मेजर हमारे चार होते हैं लेकिन 8 आपके डायरेक्शन दिशा होते हैं। पहला जो है, पहला या सेकंड जो भी मान लो, अगर हम बात करें मतलब, अब देखो दक्षिण पूरब की बात कर रहे हैं तो ये वाला दिशा, ये वाला दिशा आपका जो है दक्षिण पूरब कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, राइट, नहीं दिख रहा है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाएगा दक्षिण पूरब, ठीक है। दक्षिण पूरब कहो या पूरब दक्षिण कहो, ठीक है। वैसा ही अगर ये वाला दिशा की मैं बात करूं तो ये वाला आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा या ईस्ट नॉर्थ कहलाएगा, ठीक है, ओके। ये आप चीजों को समझो, ठीक है। और फिर मैं अगर ये वाली दिशा की मैं बात करूं तो ये या तो आप नॉर्थ वेस्ट कहो या वेस्ट नॉर्थ कहो, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये है आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट है, राइट। अब ये कह रहा है कि दक्षिण तथा दक्षिण पूरब में जो है इस प्रकार का जो है जलवायु जो है मुख्यतः आपको देखने को मिलता है। तो कहां पे, इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ओके, इस वाले पूरी की पूरी एरिया का बात कर रहा है, ठीक है, इस वाला। अब देखो अगर हम बात करें तो कह रहा है कि सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। अब ध्यान से इस शब्द को सुनना, इस स्लाइड को। कह रहा है कि सामान्य प्रतिरूप, अब प्रतिरूप क्या है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, में लगभग एकरूपता है। क्या है, लगभग एकरूपता है, लेकिन पूरा नहीं, लेकिन लगभग तो है, अप्रॉक्स है ना। होते हुए भी देश का जो जलवायु है, जो क्लाइमेट स्टेज है, में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नता है। प्रादेशिक विभिन्नता कहने का मतलब यह है कि अगर आप बिहार में हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, या अगर आप महाराष्ट्र में हैं, तो यहां अलग अलग प्रकार की जो है जलवायु देखने को आपको मिलेगा। गर्मियों में जब अगर आप राजस्थान के मरुस्थल का तापमान देखेंगे तो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि वहीं गर्मी के समय में ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान देखेंगे तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में या 22 डिग्री हो सकता है। तो यह आपको जो है विभिन्नता दिखाने का काम कर रहा है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जो है आपको क्लाइमेट देखने को मिलता है, जो कि हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख भी चुके हैं, ठीक है।
चलो आगे हम बढ़ते हैं और आगे की चीजों को फिर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, इसे अच्छे से पढ़ो, आपका नॉलेज इतना ज्यादा विकसित होगा कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देखो कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों में रात तथा दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान जो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो देखो कितना ज्यादा गैप है, कितना ज्यादा अंतर है, कितना ज्यादा डिफरेंस है ये रात और दिन में, और एक ही दिन की बात है, ऐसा होता है। दूसरी ओर कह रहा है कि केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान जो टेम्परेचर है लगभग समान ही रहता है, इक्वल रहता है, लगभग ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, हिम मतलब ओला, मतलब बर्फ, ठीक है, तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। बाकी हिमालय के अलावा जो शेष भाग है देश के, वहां पे यह वर्षण के रूप में, पानी के रूप में, रेन के रूप में आपको देखने को मिलता है। देखो वार्षिक वर्षण में विभिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि अगर यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कि ये वर्षा जो होता है इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप मेघालय देखोगे तो वर्षण यानी कि वार्षिक अगर आंकड़ा निकाले तो 400 सेंटीमीटर तक चल जाता है, लेकिन वहीं अगर आप लद्दाख और पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में देखोगे तो 10 सेंटीमीटर से कम भी हो जाता है। ठीक है, तो देखो यही बात है जो आपको ये भारत दिखा रहा है। एनसीईआरटी कर क्या रहा है, एनसीईआरटी के माध्यम से या आपका सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी है, यह आप भारत विश्व का भ्रमण करेंगे, भारत और विश्व में साथ साथ आप नेचुरल चीजों को भ्रमण करेंगे, देखेंगे ही देखेंगे, बाकी उसके देश प्रदेश की चीजों को भी देखेंगे, वहां के कल्चर, वहां के इन्वायरमेंट, वहां के जो बिहेव है, लोगों का जो नेचर है, सारी चीजों को आपको ज्योग्राफी जो है ना दिखाने का कोशिश करता है। अगर आप सही मायने में, सही डायरेक्शंस में देखने का कोशिश करेंगे तो एनसीईआरटी आपको खूब घुमाएगा और एकदम मजे से घुमाएगा, राइट। अब देखो तो देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। अगर हम आपको यहां पे एक होमवर्क दे दें, कहें कि भाई मेरे ये थोड़ा सा सर्च करना कि आखिर रिसर्च करना कि आखिर क्यों होता है हमारे यहां या अन्य देशों में, अन्य जगहों पे आपको जून और सितंबर में वर्षण देखने को मिलता है, लेकिन वहीं तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वहां पे जो अधिकतर वर्षा है, वर्षा की बात नहीं, अधिकतर वर्षा और अधिकतर वर्षा में डिफरेंस है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। वाई, क्यों भाई ऐसे क्यों होता है? ठीक है, एक बार ट्राई करना प्लीज, ठीक है, ट्राई करना, फिर देखना क्या जो है निकल कर आता है आपका वहां पे, तो आप मुझे बताना। ओके, अब कह रहा है कि सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। क्या होता है, तटीय क्षेत्र का जो अंतर होता है तापमान का, टेम्परेचर का, वो बहुत कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। क्या है, उत्तरी मैदान किधर है, चूंकि आपको सारी चीजें एकदम पढ़ाया जा रहा है, अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं तो सच में आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तरी मैदान कहाँ है, उत्तरी मैदान का विस्तार कैसे हुआ, उत्तरी मैदान का उद्भव कैसे हुआ, और क्या उत्तरी मैदान कितने वर्ष पुराना है, क्या जन्मजात है। पूरी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी कब, जब आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे होंगे तब, नहीं तो फिर इसका भैया मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो वर्षण की मात्रा जो है सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, पूरब की ओर से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। ओके, चलो अब आगे की ओर बढ़िए। आगे देखते हैं हम कि जलवायु
वायवीय नियंत्रण। अब एक कंट्रोल हम कैसे करते हैं क्लाइमेट को? देखो, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारक होते हैं, 6 प्रमुख फैक्टर्स होते हैं। ओके, जो पहला है अक्षांश, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। अभी लैटिट्यूड क्या है? तो एक एग्जांपल सबसे बेहतर, आपकी इस पृथ्वी पे ये लैटिट्यूड लाइन जो होता है ये इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। जो कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड लाइन है हमारा ये भूमध्य रेखा, जो हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, जो कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनता है और एक साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है। ठीक है, चलो अब ये कैसे जो है इसको नियंत्रित करता है, कैसे इससे प्रभावित करता है देखते हैं। देखो, पृथ्वी की गोलाई के कारण, राइट, इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप तापमान जो है विषुवत से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है। देखो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मान लो यहां पे हमारे सूर्य महोदय हैं, लेकिन जो सूर्य की किरण यहां पे आपको देखने को मिलेगी, यहां पे कहने का तात्पर्य है कि ये जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र पे देखने को मिलेगी, और भूमध्य रेखा से अगर आप ऐसे ध्रुव की तरफ बढ़ोगे और इधर नॉर्थ ध्रुव की तरफ बढ़ोगे, तो जहां आप थोड़ा सा मुझे बताना पढ़े तो जान जाओगे, यहां पे जो टेम्परेचर देखने को आपको मिलेगा, क्या यही टेम्परेचर इस वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा? क्या इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो कहोगे कि नहीं, कहोगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वही ये बता रहा है। अब बात करें ऊंचाई की। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ता है, जो आपका पृथ्वी का सरफेस है, जो आपका सरफेस है, जो सतह है, उसकी ओर से आप अगर उससे ऊंचा की ओर जाने की कोशिश करेंगे, ऊंचाई की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर की सघनता कम हो जाती है, वायुमंडल सघनता कम हो जाती है, तथा तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, घटना आरंभ हो जाता है। ठीक है, और इसलिए पहाड़ियां गर्मियों के मौसम में भी ठंडा होता है। राइट, अगर आप कुछ ऊंचे पहाड़ों पे चले जाओगे, जैसे कि आप राजगीर घूमने जाओ कभी, उतना ऊंचा पहाड़ है, वहां पे चले जाओ, ठंडा ही फील होगा, नीचे आओगे गर्मी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, और ये जो है इसे कंट्रोल करता है। राइट, चलो, अगर यहां तक समझ रहे हो तो मुझे तो उम्मीद है कि आप सच में अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, 3rd नंबर है प्रेशर। ठीक है, एंड विंड सिस्टम। वायु प्रेशर, वायु दाब, प्रेशर एवं पवन तंत्र। देखो, कह रहा है कि किसी क्षेत्र या किसी एरिया का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। अब बताओ, क्या यह सच है कि किसी क्षेत्र का वायु दाब या पवन उसके लैटिट्यूड लाइंस और उसके ऊंचाई के पे निर्भर करता है? तो यह बात सच में सत्य है। अब समुद्र से दूरी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसम अवस्था को महसूस करते हैं। विषम मतलब अलग अलग डिफरेंस। इसे महाद्वीपीय अवस्था यानी कि गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महाद्वीपीय अवस्था कहने का तात्पर्य यही है कि गर्मी के मौसम में आपको बहुत ज्यादा गर्मी फील होगा, और वहीं ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडी। ओके, नेक्स्ट, महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की वायु को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हो कि कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट आपका कह रहा है कि उच्छ्वास लक्षण
यानी कि रिलीफ फीचर्स। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 6 फैक्टर्स हम लोगों ने अच्छे से देखा। ठीक है, 6 फैक्टर्स देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हम देखेंगे भारत का जो जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है। अब देखेंगे इसको इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर इफेक्टिंग हो इंडियंस क्लाइमेट्स के लिए, उसको देखेंगे। इसमें भी अक्षांश आता है। कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम के कक्ष के रण से लेकर के पूरब में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय होता है। भाई मेरे पूरे के पूरे टॉपिक जो शब्द है समझना है तो 6वीं की एनसीईआरटी आपको बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, अब बात आता है ऊंचाई की। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग जो है 6000 मीटर है। ठीक है, 6000 मीटर है। वेट करो, तो चलो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायु दाब एवं पवन। सेम वही 6 फैक्टर्स हैं बट कुछ डिफरेंस है, क्योंकि ये जो है भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। जैसे वायु दाब एवं जो है यहाँ पे धरातलीय पवने। अब ये धरातलीय पवने क्या है, जब पवन जो चैप्टर होगा जब वहां पे समझेंगे कितने पवन होते हैं, ये कौन कौन से पवन हैं। बट यहां पे सुन, देखो भारत उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन, ठीक है, ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है।
ठीक है। ये पवन उत्तरी गोला अर्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती है, जो कि मैं प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बता चुका हूं, ठीक है, कि कैसे पवन उत्पन्न होता है, क्या है, नहीं है, ठीक है। उत्तरी गोला अर्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोला अर्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होता है, अतः इन्हें पुरावा पवने, ठीक है, कहते हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है, ठीक है, एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होता है, ठीक है। अब चलो, ये है शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। देखो, कुछ नोट पॉइंट है जो कि ध्यान देना। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल होता है, और इस बल के कारण पौने उत्तरी गोला अर्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोला अर्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये नोट पॉइंट है, जिसे नोट कर लो। दूसरा है यहां पे ऊपरी वायु परिसंचरण, अपर ईयर कैलकुलेशंस, ठीक है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है, राइट। जेट धारा जो होता है एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से भी अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है, और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, राइट। बहुत सी अलग अलग जेट धाराएं में सबसे स्तर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। जेट धाराएं लगभग 27 से 23 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ रहे हैं। भारत में जो है जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। जो भारत है वहां मेरे अपने यहां जेट धाराएं जो है ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस पश्चिम प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं, और गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में जो है प्रवाहित होती है, ठीक है, ओके। अब चलो, अब ये है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर समझो कि कह रहा है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यह है कि सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली ये पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ जो है भूमध्य क्षेत्र से अलग होने, ठीक है, आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण जो है होता है, ठीक है। और यह प्रवाह जो है भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन तो आप समझ गए होंगे, और जब डायरेक्शन समझ रहे होंगे तो आप मैप में या अपने एटलस में इन पूरे प्लेस को आराम से आप देख सकते हैं। क्या आप आराम से इन पूरे प्लेस को अच्छे से देख सकते हैं? ओके, चलो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये कुछ आपका ये डायग्राम है, यहां पे भी आप देख सकते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं कि इंडियन मानसून क्या है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले अरब नाविकों ने सबसे पहले मानसूनी परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के क्रम में उन्हें लाभ हुआ।
उन्होंने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रम को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। पहला है कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। ठीक है, ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने आपस में जो है मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। इसे मानसूनी ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है आपका कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, वही फोर्थ है, चौथा नंबर कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं पठार की सतह पर निम्न दाब का निर्माण होता है। पांचवा है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर में पश्चिम जेठ धारा का तथा भारतीय प्रायद्वीपीय के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा का प्रभाव जो है होता है। इसके अतिरिक्त जो है दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन की मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये है आपका। देखो बात करें तो दाब की अवस्था में इस नियतालिका परिवर्तन को दक्षिण दोलन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कि एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में ठंडी पेरू जलधारा के साथ अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एलिनो का नाम जो है दिया जाता है। ठीक है, एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्टल को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस से के समय बहना शुरू होता है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, तथा क्षेत्र के व्यापारिक पौड़ों को शिथिल कर देती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो कहा जाता है। ओके, डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तथा ताहिती के दाब के अंतर की गणना मानसून के तीव्र के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाली मानसून। ठीक है, अब कुछ ऋतुएं हैं, कुछ सीजन्स हैं जिसे आपको देखना होगा। राइट, कुछ ज्यादा नहीं है। शीत ऋतु है जो आप जानते हैं इसे। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ओके, 4 ऋतु हैं। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। तापमान की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने वाली घटता है। पूर्व तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्व व्यापारिक पौड़े अस्तर से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होते हैं। इन पौनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पौने समुद्र से स्थल की ओर बहना जो है आरंभ करती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवातीय विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं दक्षिण एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है
तथा पश्चिम पवनों के साथ भारत में ये जो है प्रवेश करती हैं। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पे महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट होती है। बात करें ग्रीष्म की, समर सीजन, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापपट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु रहता है, इसमें ही लू चलता है और अनेकों चीजें, ठीक है, जो कि आप भली भांति से जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे ज्यादा टाइम देना शायद मुझे लग रहा है कि नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी ये 4 ऋतु आप पढ़ लोगे, फिर आपको यहां पे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहा हमारा यहीं तक रहा, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट।